गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कोऑर्डिनेशन एंड इट्स कंपाउंड में हम सीएफटी तक कवर कर चुके हैं। वीबीटी, सीएफटी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है जिसको हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, इसका आइडिया मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, उसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेटल कार्बोनिल के बारे में जान लेते हैं, है ना। मेटल तो मेटल होता ही है, कार्बोनिल का मतलब होता है CO। क्या होता है? CO, कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल ग्रुप होता है ये। जब मेटल को कार्बोनिल ग्रुप सराउंड करेंगे तब जो एक कंपाउंड बनेगा उसी को हम कहेंगे मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। और हमें ये जानना है कि मेटल कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है ना, उसका रीजन क्या होता है। ठीक है, उसका रीजन होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो उसी को हमें डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो उससे पहले हम मेटल कार्बोनिल के जो कुछ कंपाउंड्स हैं उनके बारे में देखेंगे। NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल जो है इसकी अरेंजमेंट होती है टेट्राहेड्रल। ये रहा निकल, एक होगा ये कार्बोनिल, एक कार्बोनिल ये रहा, एक कार्बोनिल ये रहा और एक कार्बोनिल ये रहा। तो ये हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकल। कैसी होती है इसकी से? टेट्राहेड्रल। कैसी होगी भाई? टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर मैं बात करूं FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 0। अब ये FeCO5 है, इसकी जो शेप होगी, इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगी वो कुछ ऐसे होगी। एक Fe ये रहा, एक कार्बोनिल, एक कार्बोनिल, एक कार्बोनिल, एक कार्बोनिल और एक कार्बोनिल, है ना। ये तीन जो कार्बोनिल होंगे ये एक प्लेन में होंगे, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया, है ना। लेकिन एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, तो दो पिरामिड भी बनेंगे, है ना। तो इसका ये हो जाएगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिड, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट अगर ये आयरन है और 5 अगर कार्बोनिल, 5 लीजेंड अगर प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा मेटल कार्बोनिल है। ये भी मेटल कार्बोनिल है ना। अगर मैं बात करूं क्रोमियम के केस में, क्रोमियम और 6 कार्बोनिल, है ना, तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। क्रोमियम है ना, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। अब ये जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसकी शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, sp3d। एक कार्बोनिल, फिर एक कार्बोनिल, फिर एक और ये रहा, फिर एक और ये रहा, फिर एक अब बिलो द प्लेन। अब होगा ये 4 प्रेजेंट होंगे एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन और एक ही बिलो द प्लेन। ठीक है, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ये हो जाएगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। ठीक है, CO है कार्बन, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर मैं एक और बात करूं MN2
ठीक है, CO10। अगर कार्बोनिल 10 हो और ये दो हो मैग्नीज, ठीक है, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज इसका नाम हो जाएगा। डेका मतलब 10, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज, ठीक है। अब इसके केस में क्या होगा कि ये एक मैग्नीज है और ये एक मैग्नीज है, इनके बीच में होगा बॉन्ड और यहां पे इसके पास प्रेजेंट होंगे 5 कार्बन, ठीक है, 5 इसके पास होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Mn2CO10 डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज 0, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर एक होता है कोबाल्ट कार्बोनिल ए, ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट, ये होंगे दो, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगा, एक कोबाल्ट ये रहा, एक कोबाल्ट ये रहा, एक कार्बोनिल ये रहा, एक कार्बोनिल ये रहा, एक कार्बोनिल ये रहा, 3 कार्बोनिल प्रेजेंट होंगे इस तरफ, है ना। अब जो 2 कार्बोनिल प्रेजेंट होंगे इनके बीच में होगी ब्रीजिंग, ऐसे। तो हमें इनके बीच में इनको डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारे सिलेबस में इतना ही है, बैक बॉन्डिंग तक ही रहना हमें, सिनर्जी बॉन्डिंग। तो ये बनाने का मेनली क्या एम है, ये बताने का ये है कि जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल ज्यादा है, उनके बीच में लिगेंड ऐसे ब्रीजिंग भी होती है, मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड भी होता है, मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड भी, और कुछ ऐसे भी होते हैं ना जिनके अंदर क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये वाले लिगेंड भी होते हैं। तो क्या है कि वाइड रेंज है, मेटल कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं उनकी एक वाइड रेंज है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अलग अलग मेटल कार्बोनिल। अच्छा, इनको और क्या कहते हैं, इनको होमोलेप्टिक कहते हैं, होमोलेप्टिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर होमोलेप्टिक कहते हैं तो होमोलेप्टिक का मतलब क्या हो गया कि अगर एक ही तरह के लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो इनको कहेंगे होमोलेप्टिक, है ना। अगर एक मेटल थे हमारे पास ये निकल और 4 कार्बोनिल थे तो 4 एक ही तरह के लिगेंड प्रेजेंट थे, तो ये क्या हो जाएगा, होमोलेप्टिक। तो हमने 4-5 जितने भी एग्जांपल देखे सारे के सारे कैसे एग्जांपल थे, होमोलेप्टिक, ठीक है, होमोलेप्टिक थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेटल। अब ये रहा मेटल के पास, ये रहे मेटल के पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है, पाई ऑर्बिटल्स, और ये रहा कार्बन और ये रहा ऑक्सीजन, है ना। इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसके होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इसके पास डोनेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, ये मेटल है, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट हुआ, है ना, ये हुआ कार्बन, ये रहा मेरे पास ऑक्सीजन, और ये रहे कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल्स, पाई स्टार ऑर्बिटल्स, ये हैं पाई ऑर्बिटल्स। अब पाई स्टार जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, इनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, और इनको हम कहेंगे बॉन्डिंग, इनको हम कहेंगे बॉन्डिंग। अब होता क्या है कि जो ये लोन पेयर था कार्बन के पास, ये अपने मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में डोनेट करते हैं। ये हमने पढ़ा था वीडियो में, कुछ ऐसा ही हो रहा कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। तो ये क्या हो गए, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। अब इन्होंने क्या किया कि अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब कार्बन ने इसको डोनेट कर दिया।
अब डोनेट करने के बाद इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, जो बॉन्ड बनेगा, यहां जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहां पे, ठीक है। अगर यहां सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड कब बना? जब कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां डोनेट करा दिया एम्पिटी डी ऑर्बिटल से मेटल। लेकिन अगर जो यहां जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पाई बॉन्डिंग में, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन करा दे, मतलब बैक बॉन्डिंग करे। क्या करेंगे? बैक बॉन्डिंग करे, है ना, जो बैक बॉन्डिंग करे। ये तो बॉन्डिंग नॉर्मल बॉन्डिंग हो रही है, जब एक लिगेंड जो है वो मेटल के एम्पिटी डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कि नॉर्मल बॉन्डिंग होगी ना, जिससे कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर यहां से, अगर जो मेटल है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उनके अंदर डोनेट कर दे, तो इस तरह की डोनेशन को हम क्या कहेंगे? बैक डोनेशन कहेंगे, या फिर इस तरह से बॉन्डिंग बनेगी उसको हम बैक बॉन्डिंग कहेंगे, है ना। मेटल वापस क्या कर रहा है? कार्बन के एम्पिटी पाई स्टार ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बैक डोनेशन या फिर बैक बॉन्डिंग कहेंगे। अब जो बैक बॉन्डिंग होगी, अब यहां जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा? यहां बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में आया? और जब कार्बन इसको एम्पिटी डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब बैक बॉन्डिंग होगी तो यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा। और जो बैक बॉन्डिंग जो मैंने कहा, इसी को हम क्या कहते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। अगर कोई पूछे कि मेटल कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग उसका रीजन है, बैक बॉन्डिंग उसका रीजन है। क्या होती है? पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा जब ये वाली सिचुएशन होगी, जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के एम्पिटी डी ऑर्बिटल में डोनेट कराएगा। लेकिन अगर पाई ऑर्बिटल से पाई स्टार ऑर्बिटल में, पाई ऑफ मेटल से पाई स्टार ऑफ कार्बन में अगर डोनेशन होगी, ठीक है, इसको कहेंगे बैक डोनेशन। और यहां जो बॉन्डिंग बनेगी उसको कहेंगे बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और इसी को हम कहेंगे कि ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है। तो एक्स्ट्रा स्टेबल बॉन्डिंग का रीजन क्या है? वो है सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल इतना ही था, हमें इतना ही ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है या सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि मेटल कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसका रीजन क्या है। तो घुमा फिर आगे सबका आंसर यही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अभी हमने बात तो इससे पहले जब सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ा है उससे पहले ये कवर करते, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब डिस्कस कर लेते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो ये एक सीरीज है, और ये सीरीज क्या बताती है कि देखो ये जो लीजेंड्स हैं इस आगे बढ़, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस तरफ, है ना, इनकी जो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड की तरह बिहेव करते जा रहे हैं, है ना। तो कुछ लिमिटेशंस थी इनकी। सबसे पहले लिमिटेशन तो यही थी इनकी कि इन्होंने स्प्लिटिंग के बारे में बताया था, स्प्लिटिंग के बारे में, है ना। और इन्होंने एक अजम्पशन लिया था, और वो अजम्पशन क्या था? जो लीजेंड्स जो हैं वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज, और मेटल जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। होगा कि नहीं होगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों? अब इसका मतलब तो ये हुआ ना, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज लिजेंड है ना, वो स्प्लिटिंग ज्यादा कराएंगे। वो स्प्लिटिंग ज्यादा कराएंगे भाई, इनके अकॉर्डिंग तो यही हुआ ना कि भाई अगर नेगेटिवली चार्ज अगर कोई लिजेंड होगा तो वो स्प्लिटिंग क्या कराएगा? मोर कराएगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। तो ये क्या थी इनकी एक लिमिटेशन कैसे थी? देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया हमने, देखो ये रहा OH माइनस और ये रहा H2। अब H2O जो है वो OH माइनस आयन से ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा। यहां पे अकॉर्डिंग टू असम्पशन क्या होना चाहिए था? नेगेटिव चार्ज तो ये है, ये तो न्यूट्रल है ना, तो ये ज्यादा स्प्लिटिंग करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन कराएगा? H2O। अब यहां देखो ये EDT 4 नेगेटिव, ये NH3 है भाई, ये इससे ज्यादा स्प्लिटिंग करा रहा है ना, ये क्या कर रहा है? इससे ज्यादा स्प्लिटिंग करा रहा है। अब इसमें -1 चार्ज है, ये न्यूट्रल होता है। इन दोनों के केस में अगर स्प्लिटिंग देखेंगे तो CO जो कार्बोनिल है वो ज्यादा कराएगा, ये न्यूट्रल है ना। तो इनकी जो ये असम्पशन थी, ये जो मान के चल रहे थे कि अगर लिजेंड्स नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो वो ज्यादा स्प्लिटिंग कराएंगे। ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ये देखो सीरीज भी ये बता रही है कि ऐसा नहीं है ना। सीरीज क्या बता रही है कि ये न्यूट्रल लिजेंड है, देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये भी वैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों कंपेयर करें तो ये ज्यादा। अगर दोनों के स्प्लिटिंग की बात करें तो ये ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा कार्बन। ठीक है, तो ये क्या थी इसकी लिमिटेशन थी कि ये इसके बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता। अब इसके बारे में एक चीज और है, एक और असम्पशन, एक और था इसका असम्पशन, और इन्होंने सक्सेस मान लो चाहे कि बहुत सारे कंपाउंड्स के कलर के बारे में इन्होंने कमेंट कर दिया था कि भाई कलर क्यों होता है ना, लेकिन कलर वाली बात को भी अच्छे से प्रूव नहीं कर पाए थे। कैसे? ये उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कलर नहीं बता पाए थे, है ना, जिनके अंदर ट्रांजिशंस नहीं होती है। इन्होंने क्या कहा था कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग तो ये था ना कि DD ट्रांजिशंस की वजह से क्या होता है? DD ट्रांजिशंस की वजह से कलर प्रोड्यूस करते हैं ये। ठीक है, DD ट्रांजिशंस की वजह से। ठीक है, लेकिन DD ट्रांजिशन कब होंगे भाई? ये मेरे पास T2G है और ये मेरे पास Tg है ना, दो। अब ये हो गया स्प्लिट। अब इसके अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? अगर ये है, अगर ये वाली सिचुएशन है, सारे के सारे फील्ड है, तो क्या होगा? जब सारे के सारे फील्ड है तो अब क्या इसके अंदर DD ट्रांजिशंस हो जाएंगी क्या? अब यहां लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? भाई नहीं जाएगा। अगर यहां एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर ये D0 है, तब कैसे होगा इसके अंदर? तभी बहुत मुश्किल है ना। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो कलर्ड होते हैं, उनके बारे में ये नहीं बता पाए कि कैसे होते हैं, है ना। ये भी इससे क्या है? लिमिटेशन। K2Cr2O7 KMnO4, ठीक है। KMnO4 के अंदर ये जो मैग्नीज है ये होता है आर्गन 3d5 4s2, और यहां जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखा गया तो ये +1 होगा, ये +x इसका मान लिया, और इसका टोटल हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा?
-8, क्योंकि ए ऑप्शन पे -2 होता है, 4 से -8 हो जाएगा और ये 0, तो x -7 इज इक्वल टू 0 बचेगा, तो x इज इक्वल टू +7 बचा, है ना। तो अगर मैं ये मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो Mn+7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गए, 5 इलेक्ट्रॉन ये गए, तो कितना बचा ये आर्गन 3d0। लेकिन KMnO4 तो कलर्ड होता है, तो ये कलर क्यों है इसके बारे में ये नहीं बता, है ना, इसके बारे में ये नहीं बता। एक तो होता है कलर के लिए DD ट्रांजिशंस, है ना। एक हम पढ़ते हैं मेटल टू लिजेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं लिजेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ठीक है। एक बेसिक चीजें बता देता हूं मैं इनके बारे में। जब लिजेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कब होगा, जब जो लिजेंड्स है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, है ना, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इनके पास एक्सेस में होंगे। जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे या फिर ज्यादा होंगे, है ना, तो क्या होगा, मेटल से लिजेंड चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना। और जब लिजेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, इस केस में जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए डी में। जैसे यहां हमने बात की, यहां डी के अंदर कितने हैं 0। जब यहां कलर हो रहा है, जब ये कलर है तो क्यों है, ये है लिजेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिजेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, ठीक है। ये लिजेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर्ड है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भाई ये कलर्ड क्यों है, तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आपके जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनका आंसर आपका रहेगा DD ट्रांजिशंस की हेल्प से, है ना, क्योंकि डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो भी वो ट्रांजिशन शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर K2Cr2O7 का आपसे पूछ ले कि बताओ K2Cr2O7 कलर्ड क्यों है, तो वहां पे आप DD ट्रांजिशंस नहीं लिखेंगे। अगर DD ट्रांजिशन लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, Mn+7 होता है, 3D में है ये 0, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में, तो ये DD ट्रांजिशन कैसे होगी। DD ट्रांजिशन का मतलब ये है कि D E2G से D EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन कैसे होगा, ठीक है। तो नो DD ट्रांजिशन, तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा, और वो भी कैसा, लिजेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बस आपके लिए इतना काफी, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इतना ध्यान रखो कि लिजेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कलर, और ये कब होता है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होती, ये तब होता है, ठीक है। तो ये क्या था, इसकी लिमिटेशन। कलर के बारे में तो इन्होंने बताया, लेकिन ये उनके बारे में नहीं बता पाया, उन स्पीशीज के बारे में, उन कंपाउंड्स के बारे में जिनके पास डी में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना। चलो, या फिर जिनके पास बहुत ज्यादा होंगे, फील्ड होंगे, D10 होगा, उनके अंदर क्या हो जाएगा, उनके अंदर मेटल टू लिजेंड चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब जो थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। भाई ये एक बार में ये भी नहीं बता पाए कि जो ये मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, ये पाई बॉन्ड लिख सकते हो, अगर पाई बॉन्ड के बारे में ये नहीं बता पाए कि पाई बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है। इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए अभी हमने मेटल कार्बोनिल जो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल वो अलग से पढ़ा। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल में क्या था कि मेटल ने अपने पाई बॉन्डिंग से, ठीक है, पाई स्टार ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ये तो पाई स्टार हो गया ना कार्बन, और ये क्या हो गया, पाई बॉन्डिंग हो गया किसका, मेटल, है ना। बॉन्डिंग मेटल ऑफ ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के अंदर क्या किया था, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, जिसको, इससे क्या हुआ था, बैक बॉन्डिंग बनी थी, है ना, इससे पाई बॉन्ड बना था।
यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना था, पाई बॉन्ड बना था, और इस तरह की बात को CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्लियर है? तो इस तरह की बात को CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये कुल मिला के क्या हुई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस। ठीक है, ये हुई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं इनके यूजेस में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप एक रीडिंग ले लोगे बुक से, बस एक हल्का सा आपको एक आइडिया देते। यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं ये कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती हैं उनके अंदर भी इनका यूज होता है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे हाई क्लास में, ठीक है, कैसे होता है, लेकिन यूज होता है, ये इनका यूज आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, इसके अंदर होता है ये कैटालिटिक एक्टिविटीज में इसका यूज होता है विल्किंसन कैटालिसिस, जिसका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इनका यूज होता है। ठीक है, विल्किंसन कैटालिस्ट। और बहुत सारे एग्जांपल है, तो मैं यहाँ पे हीम की बात करूं, है ना, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब इनका यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो अब एक काम करना कि यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी एक रीडिंग ले लेना एनसीईआरटी से। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाउट लिख देना, और एक बार पढ़ के मुझे बता देना कि अगर अलग से इसकी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे, अदरवाइज हमारा ये इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनकी जो यूजेस हैं ये हमने अच्छे से नहीं किए हैं। आप इनकी एक बार रीडिंग लीजिएगा, अगर ये कराने की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, कराने की जरूरत है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर कहोगे कि नहीं ठीक है सर हमें पढ़ने से आ गया समझ में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने एनसीईआरटी में से पढ़ लिए हैं, कोई डाउट नहीं है, हो जाएगा, तो फिर हम इसको यहीं खत्म कर देंगे। ये हमारी फिर लास्ट वीडियो। तो हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं कि अगर एक वीडियो और बनानी पड़ सकती है, वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स पे। ठीक है, तो हमने क्या है कि एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ये वाला हम सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट कर लिया है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो असाइनमेंट हैं वो आपको कल परसों तक मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और अपने नोट्स बनाना मत भूलिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।